भाग 15। शिवन्या, तुमने मुझे नहीं देखा, पर मैंने देखा था तुम्हें उस आखिरी रात। मैं बस एक बार तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। जब तक मैं वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे बैचमेट्स इस हद तक जा सकते हैं। शिवन्या ने जवाब में इतना ही लिखा, कोई बात नहीं, शायद यही मेरी किस्मत थी। इसके बाद उसने फेसबुक बंद कर दिया। शिवन्या को ऑफलाइन देखकर कबीर उदास हो गया। उसे अफसोस होने लगा कि शायद उसने शिवन्या को बीती बातें याद दिलाकर दुखी कर दिया। ये सोचकर उसने एक सॉरी का मैसेज भेज दिया और इंतजार करने लगा कि कब उसके फोन की घंटी बजती है। रात को सोने से पहले शिवन्या ने कबीर का ये मैसेज देखा। उसने फिर जवाब में लिखा, कोई बात नहीं। अब कभी कभी शिवन्या और कबीर की मैसेजेस के जरिए बात हो जाया करती थी। एक दिन उसने बतौर आर्किटेक्ट अपनी नौकरी के विषय में शिवन्या को बताते हुए उसकी लाइफ के विषय में पूछा। जब शिवन्या ने उसे अपने अब तक के जीवन के विषय में बताया तो वो शिवन्या का प्रशंसक हो गया। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि इतनी नाजुक सी, छुई मुई जैसी दिखने वाली लड़की इतनी हिम्मती हो सकती है। वो शिवन्या का बहुत सम्मान करने लगा था। धीरे धीरे कबीर और शिवन्या की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन बातों बातों में शिवन्या ने कबीर से उसके परिवार के विषय में पूछा। शिवन्या का यह सवाल सुनते ही कबीर ऑफलाइन हो गया। शिवन्या समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या पूछ लिया। एक दिन, 2 दिन, पूरा एक सप्ताह गुजर चुका था, लेकिन ना कबीर ऑनलाइन आया और ना उसका कोई मैसेज। कबीर के इंतजार में शिवन्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके पास कबीर का फोन नंबर भी नहीं था कि वो उसे फोन कर पाती। शिवन्या को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कभी कबीर से उसका फोन नंबर क्यों नहीं मांगा। वो तो ये सोचकर निश्चिंत रहती थी कि वो लड़का जो पुष्पा के बाद अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है, वो उससे महज मैसेंजर की 1 घंटे भर ही दूर है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कबीर यहां से कभी गायब भी हो सकता है। और फिर वो कबीर के विषय में जानती ही क्या थी, सिवाय इसके कि वो रांची में ही एक कंपनी में नौकरी करता है। कबीर के विषय में सोचते हुए शिवन्या की आंखों में आंसू आने लगे थे। पुष्पा से उसकी हालत छुपी नहीं थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी सिवा शिवन्या को समझाने के कि वो किसी और की टेंशन लेकर अपनी लाइफ, अपना वक्त खराब ना करे। 1 महीना गुजर चुका था और अब तक कबीर ने शिवन्या का एक भी मैसेज सीन नहीं किया था। अब शिवन्या से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वो कबीर से कैसे संपर्क करे। कबीर के विषय में सोचते सोचते शिवन्या अखबार के पन्ने पलट रही थी कि उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। उसके पसंदीदा कवियों में से एक कुमार आभास का कवि सम्मेलन 2 दिन बाद रांची में होने वाला था। इस खबर को पढ़ते ही शिवन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत नवेंदु जी को फोन किया और कहा, पापा, रांची में कुमार आभास का शो हो रहा है। मैंने कभी उन्हें लाइव नहीं देखा, क्या इस बार ऐसा हो सकता है? कुछ सोचते हुए नवेंदु जी बोले, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम्हें अकेले जाना होगा क्योंकि आज ही तुम्हारी बुआ आ रही हैं। तो मेरा या तुम्हारी माँ का जाना संभव नहीं हो सकेगा। फिर रांची में चिंता की बात ही नहीं है, रघु तो है ही वहां। शिवन्या को आरती जी से पहले ही अपनी बुआ के आने के विषय में पता चल गया था, इसलिए बहुत सोच समझकर उसने नवेंदु जी को फोन किया था और नवेंदु जी ने वही कहा जो शिवन्या सुनना चाहती थी। प्रत्यक्ष में उसने नवेंदु जी के आगे थोड़ा अफसोस जताया और फिर अकेले जाने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन सुबह 6 बजे शिवन्या रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में बैठी हुई थी। ट्रेन में बैठते ही तरह तरह के विचारों ने उसे घेर लिया था। अब वो कश्मकश में थी कि इस तरह रांची जाने का उसका ये फैसला कहीं गलत तो नहीं है। अगर रांची जाने पर भी उसे कबीर नहीं मिला तो, और मिलने के बाद अगर वो कुछ चुनिंदा घटिया लड़कों में से एक निकल गया तो, अगर उसने शिवन्या के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो। फिर शिवन्या ने सोचा कि वो तो उसके दफ्तर में सबके बीच उससे मिलेगी और फिर बाहर भी जाएगी तो भीड़ भाड़ वाली जगह में। फिर रघु अंकल की गाड़ी और ड्राइवर भी तो साथ रहेंगे।
अपने आप को कभी सुलझाती कभी उलझाती शिवन्या आखिरकार 8 सालों के बाद एक बार फिर रांची की धरती पर पहुंच ही गई। प्लेटफॉर्म पर उतरकर शिवन्या ने रघु जी को फोन किया तो पता चला वो पहले से ही पहुंचकर उसका इंतजार कर रहे हैं। रघु जी के पैर छूकर शिवन्या बोली, मेरे आने से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई अंकल? रघु जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भला बेटी के आने से किसी को परेशानी होती है? होटल पहुंचकर शिवन्या ने फ्रेश होकर खाना खाया और फिर रघु जी को कबीर के दफ्तर का पता बताती हुई बोली, अंकल, मेरे कुछ दोस्त यहाँ काम करते हैं, मुझे उनसे मिलने जाना था। वो पता सुनकर रघु जी के चेहरे पर कई रंग आए और गए, लेकिन शिवन्या ये महसूस नहीं कर सकी। रघु जी ने शिवन्या से कहा, ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। शिवन्या ने हामी भरी और तैयार होकर होटल से निकल गई। जैसे जैसे गाड़ी कबीर के दफ्तर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे शिवन्या की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। गाड़ी का एसी ऑन होने के बावजूद शिवन्या की हथेलियां पसीने से तर थी। उसके कान तपते लोहे की तरह गर्म हो चुके थे और दिल तो इतनी जोर से धड़क रहा था कि शिवन्या अपनी धड़कन स्पष्ट सुन पा रही थी। अपने आप में खोई शिवन्या की तंद्रा ड्राइवर की आवाज से भंग हुई। वो बिल्डिंग आ गई है मैडम जी, जहाँ का आपने पता बताया था। शिवन्या गाड़ी से नीचे उतरी और ड्राइवर को कार पार्किंग में लगाकर इंतजार करने के लिए कहकर उसने एक भरपूर नजर सामने नजर आ रही बिल्डिंग पर डाली। अंदर जाकर रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम नीता था, उससे शिवन्या ने कहा, मुझे कबीर से मिलना है। नीता ने एक नजर शिवन्या को देखा और पूछा, आप उसकी कौन है? दोस्त, शिवन्या ने जवाब दिया। ये सुनकर नीता के चेहरे पर विचित्र सी मुस्कान आ गई। इस मुस्कान को देखकर शिवन्या मन ही मन बहुत खिन्न हो रही थी, लेकिन उसे पता था इस मुस्कान को देखकर शिवन्या मन ही मन बहुत खिन्न हो रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे अभी नम्रता से काम लेना चाहिए। नीता ने एक चपरासी को बुलाकर पूछा, कबीर अपने कैबिन में है? उस चपरासी ने कहा, नहीं, कबीर सर तो सुबह ही नए होटल की साइट पर चले गए थे। ये सुनकर नीता ने एक नंबर डायल किया और पूछा, कुछ खबर है? कबीर कब तक होटल की साइट से लौटेगा? फोन रखने के बाद नीता ने शिवन्या को देखा, जो बेचैनी से बार बार अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों में लपेटकर खोलने का खेल खेल रही थी। उसने शिवन्या से कहा, आपको 1 घंटा इंतजार करना होगा, कबीर 1 घंटे में वापस आएगा। तब तक आप यहीं बैठ सकती हैं, या फिर यहीं बाहर दाईं तरफ कैंटीन भी है। शिवन्या ने कैंटीन में बैठना ही सही समझा और अपना फोन नंबर नीता को देकर बोली, जैसे ही कबीर आए आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा। जरूर, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवन्या कैंटीन की तरफ जाने लगी तो नीता ने उसे आवाज लगाई, आपने अपना नाम नहीं बताया? नीता के इस सवाल पर कुछ सोचकर शिवन्या ने कहा, राधिका, और कैंटीन में आकर बैठ गई। 1 घंटे के दौरान शिवन्या कॉफी के 3 कप खाली कर चुकी थी। वो बार बार पागलों की तरह अपने सामने रखे फोन को उठा उठा कर देख रही थी कि नेटवर्क है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीता का फोन ही ना लग रहा हो। क्या फिर से अंदर जाकर पूछना चाहिए? इन्हीं ख्यालों में गुम शिवन्या के कानों में एक आवाज आई, राधिका। राधिका नाम सुनते ही शिवन्या खड़ी हो गई और पुकारने वाले की तरफ देखा। पुकारने वाला भी कैंटीन के दरवाजे पर खड़ा अचरज भरी आंखों से उसे देखे जा रहा था, जो कि कोई और नहीं कबीर था। कुछ देर तक दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर शिवन्या ने अपने कदम आगे बढ़ाए और कबीर के पास पहुंची। क्या हुआ कबीर, कुछ कहोगे नहीं? शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर, जो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि शिवन्या सचमुच उसके सामने खड़ी है, उसकी आवाज सुनकर बोला, शिवन्या, तुम ही हो ना? तुम सचमुच मेरे सामने खड़ी हो? जी हाँ मिस्टर कबीर, मैं शिवन्या ही हूँ और सचमुच तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, शिवन्या ने जवाब दिया। कबीर के चेहरे पर अब भी उलझन के भाव थे।
शिवन्या के कहने पर वो कैंटीन के एक कोने में उसके सामने बैठ गया। अपने मन में उठ रहे सवालों को बिना किसी देरी के कबीर ने शिवन्या के सामने रख दिया। तुम अचानक रांची में कैसे, और वो भी मेरे ऑफिस में? मीता को तुमने अपना नाम राधिका क्यों बताया? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगी कबीर, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कहाँ गायब हो गए थे तुम अचानक पिछले 1 महीने से? ऐसा क्या गलत पूछ लिया था मैंने तुमसे कि तुम एकदम से नाराज होकर चले गए? तुम्हें अंदाजा भी है पिछले 1 महीने से क्या हालत है मेरी? एक फोन नंबर तक नहीं था मेरे पास तुम्हारा कि तुमसे संपर्क कर सकूं, और जहां हमारा संपर्क था वहां से तो तुम गायब हो चुके थे। फिर मेरे पास और क्या रास्ता बचा था सिवाय रांची आकर तुम्हें ढूंढने के? शिवन्या एक सांस में बोलती चली गई। कबीर हैरानी से उसकी बातें सुनता जा रहा था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि शिवन्या उससे मिलने के लिए इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिवन्या से आंखें मिला सके। फिर शिवन्या बोली, मैंने अपना नाम गलत इसलिए बताया कि कहीं मेरा असली नाम सुनकर फेसबुक की तरह तुम यहाँ भी मुझसे मिले बिना गायब न हो जाओ। सिर झुकाए हुए धीमी उदास आवाज में कबीर ने कहा, नहीं शिवन्या, तुमने कोई गलत सवाल नहीं किया। दरअसल मैं ही गलत आदमी हूँ, और तुम्हारे उस सवाल ने मेरे सामने वो आईना रख दिया जिसमें अपनी गलतियों की परछाई देखकर मैं इतना भयभीत हो गया कि हिम्मत ही नहीं जुटा सका तुम्हारे सवाल का जवाब देने की।